वेलकम टू एमएस स्टूडियो। आज हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटर आर्ट्स एवं साइंस के लिए अध्याय 8 का हिंदी का कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ साथ भाषा नीति लेकर आए हैं, जो एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले हम कहते हैं आर्ट्स एवं साइंस के लिए कौन सा विषय है? हिंदी विषय है। अध्याय कौन सा 8 है? अध्याय 8 का एकांकी कौन सा? सिपाही की माँ। तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा सिपाही की माँ के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश है। ये भी चीज़ आप याद रखिएगा, कभी कभी पूछ सकता है। निम्नलिखित में से मोहन राकेश द्वारा लिखी गई पुस्तक एकांकी कौन सा है? बहुत सारे प्रश्न आ जाता है। नीचे हम डिटेल्स किए हैं, आप लोग वीडियो को देखते रहिए बिना स्किप किए हुए, है ना। चलते हैं बिना समय गवाए हुए पहले प्रश्न की ओर। हमारा जो पहला प्रश्न है कि मोहन राकेश का जन्म किस राज्य में हुआ? मोहन राकेश जो सिपाही की माँ एकांकी के लेखक के कह रहा है कि उसका जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए गोवा में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी पंजाब में, ऑप्शन डी गुजरात में। चलिए ये चारों ऑप्शन में से ढूंढ कर बताइए कि मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ। तो याद रखिएगा पंजाब में हुआ। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है कि मोहन राकेश का जन्म किस सन में हुआ? मतलब मोहन राकेश का जन्म किस ईस्वी में हुआ? ऑप्शन ए 8 जनवरी 1825 ईस्वी, ऑप्शन बी 8 जनवरी 1925 ईस्वी, ऑप्शन सी 8 जनवरी 1725 ईस्वी, ऑप्शन डी 8 जनवरी 1625 ईस्वी। ये चारों ऑप्शन में से ढूंढ कर बताइए कि मोहन राकेश का जन्म जो है कब हुआ। तो याद रखिएगा मोहन राकेश का जन्म जो है 8 जनवरी 1925 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं 3 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा जो 3 नंबर प्रश्न है, मोहन राकेश किस सदी के उत्तरावर्ती युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे? ऑप्शन प्रश्न 3 है कि मोहन राकेश किस सदी के उत्तरावर्ती युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे? ऑप्शन है 17वीं शताब्दी के, ऑप्शन बी 18वीं शताब्दी के, ऑप्शन सी 19वीं शताब्दी के, ऑप्शन डी 20वीं शताब्दी। चलिए ये चारों ऑप्शन में से ढूंढ कर बताइए कि मोहन राकेश किस सदी के उत्तरावर्ती युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे? तो याद रखिएगा 20वीं शताब्दी के, है ना। 4 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। मोहन राकेश सिर्फ एक नाटककार थे और क्या नहीं थे? ऑप्शन ए रंगकर्मी नहीं थे, ऑप्शन बी अभिनेता नहीं थे, ऑप्शन सी रंगा निर्देशक नहीं थे, ऑप्शन डी कुछ भी नहीं थे। तो बताइए चारों ऑप्शन में बताइए कि मोहन राकेश सिर्फ एक नाटककार थे और क्या नहीं थे। तो ये सभी जो तीनों ऑप्शन दिया कुछ भी नहीं था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है, मुन्नी की उम्र क्या था? माने कि मतलब जब कोई भी चैप्टर हम पढ़ाना शुरू करते हैं ना, तो याद रखिए कि सर जब ये चैप्टर डाउनलोड कर चुके हैं तो अगले चैप्टर कहानी आप पढ़ लीजिए। चूँकि पहले जो था कि कहानी से प्रश्न हम नहीं निकाल रहे थे, अब मैं कहानी से भी प्रश्न निकाल रहा हूँ, इसलिए कहानी आप पहले पढ़ लीजिएगा। अब प्रश्न है 5 नंबर, मुन्नी का उम्र क्या था? ऑप्शन है 10 साल, ऑप्शन बी 11 साल, ऑप्शन सी 14 साल, ऑप्शन डी 20 साल। तो बताइए चारों ऑप्शन में से ढूंढ कर बताइए कि सिपाही की माँ कहानी में मुन्नी का उम्र क्या था? तो याद रखिएगा मुन्नी का उम्र कितना था? 14 साल था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 6 नंबर प्रश्न है, ससुराल से आपस कौन आई है? ससुराल से आपस कौन आई? ऑप्शन ए बंदो, ऑप्शन बी ताड़ो, ऑप्शन सी मुन्नी, ऑप्शन डी बिस्नी। तो बताइए चारों ऑप्शन में से कि ससुराल से कौन आपस आई है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ताड़ो। ऑप्शन 7 प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं कि बिस्नी के पास पहले कितने दिनों की में चिट्ठी आती थी? कह रहा है कि बिस्नी के पास पहले कितने दिनों में चिट्ठी आती थी? ऑप्शन ए 10 दिनों में, ऑप्शन बी 11 दिनों में, ऑप्शन सी 13 दिनों में, ऑप्शन डी 15 दिनों में। तो बताइए चार ऑप्शन में से ढूंढ के बताइए बिस्नी के पास पहले कितने दिनों में चिट्ठी आती थी? याद रखिएगा 15 दिनों में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। रंगूर कहाँ है? रंगूर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लंदन में स्थित है, ऑप्शन बी अमेरिका में स्थित है, ऑप्शन सी ईरान में स्थित है, ऑप्शन डी बर्मा में स्थित है। तो बताइए चारों ऑप्शन में कि रंगूर कहाँ स्थित है? याद रखिएगा बर्मा में स्थित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 9 नंबर प्रश्न है, धन्नो की शादी में किस माह में हुई? धन्नो की शादी किस माह में हुई, कब हुई? ऑप्शन ए बैसाख में हुई, ऑप्शन बी आषाढ़ में हुआ, ऑप्शन सी लोध में हुआ, ऑप्शन सी सावन में हुआ, है ना। तो चलिए ये चारों ऑप्शन में से ढूंढ के बताइए धन्नो की शादी जो है किस माह में हुई थी? याद रखिएगा धन्नो की शादी बैसाख माह में हुई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 10 नंबर प्रश्न है, रंगूर की 10 औरतें गाँव से कितने मील दूर एक पुरानी धर्मशाला में पड़ी है? 10 नंबर प्रश्न है, रंगूर की 10 औरतें गांव से कितने मील दूर एक पुरानी धर्मशाला में पड़ी है? ऑप्शन ए 8 मील,
ऑप्शन बी 9 मील, ऑप्शन सी 3 मील, ऑप्शन डी 12 मील। तो चारों ऑप्शन में ढूंढ के बताइए रंगूर की 10 औरत गांव से कितने मील दूर एक पुरानी धर्मशाला में है। तो याद रखिएगा कितने मील, 3 मील, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर जो हमारा प्रश्न है, किस पाठ में यह उद्धरण आया है, किस पाठ में यह उद्धरण आया है, फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते हैं, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। समझ गए ना, कार्य किस पाठ से लिया गया, किस पाठ से लिया गया, फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते हैं, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। ऑप्शन ए है प्रगति और समाज, ऑप्शन बी है हंसते हुए मेरा अकेलापन, ऑप्शन सी है कोसी की घटबार, ऑप्शन डी जिंदगी मुस्कुराए। तो बताइए चारों ऑप्शन में से ढूंढकर यह जो पंक्ति लिया गया है किस कहानी से लिया गया। तो याद रखें हंसते हुए मेरा अकेलापन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। रवेश क्या है, रवेश क्या है। ऑप्शन ए कंबल, कंबल का नाम है, ऑप्शन बी ऊनी के चादर का नाम है, ऑप्शन सी मोटे सूती की बुनी चादर का नाम है, ऑप्शन सी रेशमी चादर का नाम। तो बताइए चारों ऑप्शन में रवेश क्या है ना। तो याद रखिए रवेश क्या है, मोटे सूती की बनी चादर का नाम है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न, इनमें कौन सी कृति मोहन डाकेश की है, इनमें से कौन सी कृति मोहन डाकेश। ऑप्शन ए बहती गंगा, ऑप्शन बी जानवर और जानवर, ऑप्शन सी कोसी और घटबार, ऑप्शन सी जिंदगी मुस्कुराई, है ना। तो बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सी कृति मोहन डाकेश की है। तो याद रखिएगा जानवर और जानवर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न को चलते हैं। सिपाही की मां एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है, सिपाही की मां एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है। ऑप्शन ए बंगाल में, ऑप्शन बी बर्मा में, ऑप्शन सी लाहौर में, ऑप्शन डी जापान में। बताइए चारों ऑप्शन में से ढूंढकर सिपाही की मां एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है। तो याद रखिए कहाँ हो रही है, बर्मा में हो रही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न, सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया, सिपाही की मां की इस एकांकी संग्रह से लिया गया। ऑप्शन ए रेशमी टाई से, ऑप्शन बी भोर का तारा से, ऑप्शन सी उसर से, ऑप्शन डी अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। बताइए चारों ऑप्शन में से ढूंढ कर बताइए सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, भोर का तारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 नंबर जो हमारा प्रश्न है, मोहन डाकेश की एकांकी का शीर्षक है, मोहन डाकेश के एकांकी का शीर्षक कौन से है। ऑप्शन ए सिपाही की मां, ऑप्शन बी रोज, ऑप्शन सी जूठन, ऑप्शन डी शिक्षा। तो ये चारों ऑप्शन में से ढूंढ कर आप बताइए कि मोहन डाकेश की एकांकी शीर्षक कौन सी है। तो याद रखिए कौन सा है, सिपाही की मां, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। मोहन डाकेश के बचपन का क्या नाम था, मोहन डाकेश का बचपन का क्या नाम था। ऑप्शन ए मदन था, ऑप्शन बी मोहन था, ऑप्शन सी गुगलानी था, ऑप्शन डी मदन मोहन गुगलानी था। तो चारों ऑप्शन में से ढूंढ के बताइए कि मोहन डाकेश का बचपन का नाम क्या था। याद रखिए कौन था, मदन मोहन गुगलानी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को चलते हैं। मोहन डाकेश के माता का क्या नाम था, मोहन डाकेश के माता का क्या नाम था। ऑप्शन ए बच्चन कौर, ऑप्शन बी रीता कौर, ऑप्शन सी सविता कौर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं थी। चारों ऑप्शन में से ढूंढ के बताइए मोहन डाकेश के माता का क्या नाम था। तो याद रखिए मोहन डाकेश के माता का नाम क्या था, बच्चन कौर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। मोहन डाकेश का पिता का क्या नाम था, मोहन डाकेश का पिता का क्या नाम था। ऑप्शन ए मोहन गुगलानी, ऑप्शन बी मदन गुगलानी, ऑप्शन सी करमचंद्र गुगलानी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं थी। चारों ऑप्शन में से ढूंढ के बताइए मोहन डाकेश का पिता का क्या नाम था। इसका क्या हो, करमचंद गुगलानी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। मोहन डाकेश के पिता पेशे से क्या थे, मोहन डाकेश के पिता पेशे से क्या थे। वकील थे, ऑप्शन बी डॉक्टर थे, ऑप्शन सी कर्मचारी थे, ऑप्शन डी इनमें से सभी थे। ये चारों ऑप्शन से ढूंढ के बताइए मोहन डाकेश के पिता क्या करते थे। तो वह एक वकील थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा जो 21 नंबर प्रश्न है कि मोहन डाकेश ने एमए की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की, मोहन डाकेश एमए की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की। ऑप्शन ए इलाहाबाद से, ऑप्शन बी कानपुर से, ऑप्शन सी लाहौर से, ऑप्शन डी दिल्ली से। तो ये चारों ऑप्शन में बताइए मोहन डाकेश एमए की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की, लाहौर से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है। मोहन डाकेश की मृत्यु कब हुई, मोहन डाकेश की मृत्यु कब हुई। ऑप्शन है 1925 ईस्वी, ऑप्शन बी 1947 ईस्वी, ऑप्शन सी 1972 ईस्वी, ऑप्शन डी 1962 ईस्वी। तो बताइए चारों ऑप्शन में से ढूंढ कर बताइए कि मोहन डाकेश की मृत्यु कब हुई थी। याद रखिए मोहन डाकेश की मृत्यु 1972 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन सी सही होगा।
टेस्ट नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। टेस्ट नंबर प्रश्न, सिपाही की माँ नामक एकांकी किस पुस्तक से ली गई है? सिपाही की माँ नामक एकांकी किस पुस्तक से ली गई? ऑप्शन ए अंडे के छिलके से, ऑप्शन बी वारिस से, ऑप्शन सी अंतराल से, ऑप्शन डी नए बादल से। चलिए ये चारों ऑप्शन में से ढूंढ के बताइए सिपाही की माँ नामक एकांकी पुस्तक कहाँ से ली गई है? तो इसका याद रखिएगा अंडे के छिलके से, ऑप्शन ए सही है। अब नीचे जो दिया हुआ है 24 नंबर से कि मोहन डाकिस के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण लिखी गई कहानी, उपन्यास, नाटक, लेख, तो ये सभी प्रश्न में निम्नलिखित में से कुछ भी पूछ सकता है आपको। निम्नलिखित में से मोहन डाकिस द्वारा लिखी गई कहानी कौन सा है? निम्नलिखित में से मोहन डाकिस द्वारा लिखी गई उपन्यास कौन है? निम्नलिखित में से मोहन डाकिस द्वारा नाटक कौन से? थी सभी चीज़ को आपको, जैसे कि मोहन डाकिस के प्रमुख कृतियाँ, मतलब कहानी संग्रह, कौन कौन सा कहानी वो लिखा? सबसे पहले इंसान के खंडहर, आपसे पूछेगा इंसान के खंडहर कहानी कब लिखी गई? तो 1950 ईस्वी में लिखी गई। दूसरा है नए बादल कहानी कब लिखी गई? तो 1957 ईस्वी में लिखी गई। तीसरा है जानवर और जानवर, यह भी मोहन डाकिस द्वारा लिखी गई कहानी है, कब लिखी गई? 1958 ईस्वी में। चौथा हम चलते हैं एक और जिंदगी, यह भी मोहन डाकिस के द्वारा लिखी गई कहानी है, कब लिखी गई? 1961 ईस्वी। फौलाद का आकाश, यह भी मोहन डाकिस द्वारा लिखी गई कहानी, कब लिखी गई? 1972 ईस्वी में। बारिश, यह भी कहानी है मोहन डाकिस के द्वारा लिखा गया, कब लिखी गई? 1972 ईस्वी में। अब मोहन डाकिस ने अपने जीवन काल में कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे हैं, वह 3 महत्वपूर्ण उपन्यास है। पहला है अंधेरे बंद कमरे मोहन डाकिस के द्वारा लिखा गया उपन्यास है, कब लिखा गया? 1961 ईस्वी। अगला है अंतराल, यह भी मोहन डाकिस के द्वारा लिखा गया उपन्यास, कब लिखा गया? 1972 ईस्वी। अगला आते हैं ना आने वाले कल, यह भी मोहन डाकिस के द्वारा लिखा गया उपन्यास, कब लिखा गया? 1970 ईस्वी। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण नाटक की ओर चलते हैं, उनके नाटक की ओर चलते हैं। पहला नाटक जो है कि मोहन डाकिस के प्रमुख नाटक आषाढ़ का दिन, यह भी मोहन डाकिस के द्वारा लिखा गया नाटक, कब लिखा गया? 1958 ईस्वी। लहरों का राजहंस, कब लिखा गया? 1963 ईस्वी, यह भी नाटक है। अंधा अधूरा, यह भी नाटक है मोहन डाकिस का, कब लिखा गया? 1969 ईस्वी में। 27 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। मोहन डाकिस के प्रमुख एकांकी कौन सा है? मोहन डाकिस के प्रमुख एकांकी कौन? ऑप्शन है पैर तले जमीन, कब लिखा गया? 1973 ईस्वी। करा यह भी मोहन डाकिस के एकांकी है, कब लिखा? अंडे का छिलके, कब लिखा गया? 1973 ईस्वी में, है ना, यह भी एकांकी है। जैसे कि एक याद रखें, एक एकांकी है जो सिपाही की माँ पढ़ रहे हैं, यह भी एक एकांकी है। आते हैं कुछ निबंध लिखे गए, उस निबंध के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे आखिरी चट्टान तक परिवेश, यह निबंध है जो मोहन डाकिस के द्वारा लिखा गया। रंगमंच और शब्द, यह भी निबंध है जो मोहन डाकिस के द्वारा लिखा गया। कुछ और अस्वीकार, यह भी निबंध है जो मोहन डाकिस के द्वारा लिखी गई। नई निगाहें की सवाल, यह भी निबंध है मोहन डाकिस के द्वारा लिखी गई। बलकुद खुद, यह भी निबंध है मोहन डाकिस के द्वारा। मतलब आपसे किसी भी तरह से प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन इससे बाहर बिल्कुल नहीं होगा, आप ध्यान दीजिएगा। अब आगे 29 नंबर में क्या दिया हुआ है कि मरने के बाद मोहन डाकिस के कौन कौन सा पुस्तक प्रकाशित हुआ। कह रहा है कि मोहन डाकिस के निधनोपरांत, मतलब मृत्यु के बाद कौन कौन सा पुस्तक प्रकाशित हुई। तो 3 पुस्तक प्रकाशित हुई, तीनों पुस्तक का नाम याद रखिएगा। पहला है समय सारथी, पहला क्या है? समय सारथी। दूसरा क्या है? राकेश की डायरी। तीसरा क्या है? भाषा की बात। ये मतलब ये 3 पुस्तक जो है ना मोहन डाकिस की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ, इसीलिए इस तीनों पुस्तक को भी याद रखना जरूरी है। अब आते हैं भाषा की बात में आते हैं। मतलब अध्याय 8 में जो भाषा की बात काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि भाषा की बात में एक अलग 25 नंबर मिलेगा आपको, और उधर ऊपर वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिखा रहे हैं उधर का अलग 25 नंबर मिलेगा। और हम कह सकते हैं कि दोनों मिला के आपके एग्जाम में 50 नंबर आएगा। और यदि ये पूरा का पूरा वीडियो शुरू से अंत तक अध्याय 1 से काव्यखंड एवं कहानी दोनों आप कर लिए तो हम गारंटी लेते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ साथ एक भी व्याकरण प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम को प्रश्न थी आपके एग्जाम से बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। सबसे पहले क्या दिया हुआ इसमें? निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध रूप करें। जैसे पेंशन लिखा हुआ है, शुद्ध रूप से कैसे लिखा था? पेंशन लिखा था। ब्रह्मा लिखा हुआ है, शुद्ध रूप से क्या लिखा था? ब्रह्मा लिखा था। विद्वान लिखा हुआ है, विद्वान इस तरह से शुद्ध रूप से लिखा था। मूलक लिखा हुआ, मूलक नहीं लिखा था, मुल्क लिखा था, है ना। शायद लिखा हुआ है, शायद लिखा हुआ है, शायद नहीं लिखा था, शायद लिखा था, इस तरह से। चरित्र लिखा हुआ, चरित्र नहीं लिखाता, चरित्र लिखाता है, इस तरह से। समुंदर लिखा हुआ, समुंदर नहीं लिखाता है, समुद्र लिखाता है।
फिकर लिखा हुआ है, फिकर नहीं लिखाता, फिक्र लिखाता है ना। तो ये सारा चीज़ भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। देखिए संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये सारा चीज़ आपको बता चुके हैं। अगर अब पढ़े होंगे ना तो ये सारा चीज़ बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा, और नहीं पढ़े होंगे तो दिक्कत तो होना तय है। नहीं पढ़े होंगे तो पीछे वीडियो में जाके आप देखिए, व्याकरण में ये सारा चीज़ को हम पढ़ा चुके हैं ना। तो सबसे पहले दिया हुआ है, मानक कहता है कि जहाज इतना बड़ा होता है कि हमारे जैसे 4 गांव एक जहाज में आ जाए। पहले मानक क्या है, एक व्यक्ति का नाम है, तो हमारा संज्ञा हो गया। करा निम्नलिखित में संज्ञा सर्वनाम विशेषण तीनों को चुने। करा मानक कहता है कि जहाज इतना बड़ा होता है कि हमारे जैसे 4 गांव इस जहाज में आ जाए, तो मानक क्या एक व्यक्ति का नाम है, तो क्या होगा संज्ञा। कह रहा है कि मानक कहता है कि जहाज इतना बड़ा होता है कि हमारे जैसा किसके लिए हुआ, हमारा गांव के जैसा, तो ये किसके स्थान पर आया, तो संज्ञा के स्थान पर आया। तो ये क्या हो गया, हमारा सर्वनाम। किसकी विशेषता बता रहा है कि इतना बड़ा होता है। कह रहा है कि इतना बड़ा हो, जहाज इतना बड़ा होता है ना कि हमारे जैसे 3-4 गांवों को वो आपस में लपेट लेगी। तो ये हो गया हमारा विशेषण। ये समझना पड़ेगा आपको, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि नाम पहले संज्ञा किसे कहते हैं, जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम बोध कराता है उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। कह रहा ये सारा शहर ढूंढ आए हैं पर कहीं 10 गज मलमल नहीं मिला, कहीं 10 गज मलमल नहीं मिला। तो संज्ञा क्या हो गया, मलमल। ये क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। विशेषण क्या हो गया, साड़ा हो गया, है ना। सी नंबर में क्या, हमने रास्ते में सैकड़ों सिपाहियों को गली सड़ी लाशें देखी। कह रहा है कि हमने रास्ते में सैकड़ों सिपाहियों को गली सड़ी लाशें देखी। संज्ञा क्या है, सिपाही, और सर्वनाम क्या है, हमने। विशेषण क्या है, सैकड़ा, है ना। आगे आते हैं, डी नंबर में क्या दिया हुआ है। डी नंबर में दिया हुआ है, यह तो मारता हुआ कबूतर भी आंखें से देख नहीं सकता। यह तो मारता हुआ कबूतर भी आंखों से देख नहीं सकता। संज्ञा क्या है, कबूतर। सर्वनाम क्या है, यह। विशेषण क्या, मारता हुआ आंखों से। ये सारा विशेषण है। अब आते हैं नंबर, जब तक मैं सामने हूँ इसकी आंखें का रंग नहीं बदलेगा। जब तक मैं सामने हूँ इसकी आंखों का रंग नहीं बदलेगा। ऑप्शन ए है आँख। संज्ञा क्या है, आँख। इसमें सर्वनाम क्या है, मैं। इसकी विशेषण क्या है, रंग, है ना। चलते हैं 3 नंबर प्रश्न में। भैया आप छुट्टी लेकर आ रहे हो, यहाँ कौन सा सर्वनाम है। कह रहा है भैया आप छुट्टी लेकर आ रहे हो, यहाँ पर आप कौन सा सर्वनाम है। यहाँ पर देखिए आप छूट गया, आपके बारे में पूछा आप कौन सा सर्वनाम है, तो याद रखिए पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन, तो माध्यम पुरुष में है। क्या हो जाएगा, माध्यम पुरुष में। चौथा नंबर प्रश्न है कि दिल हल्का करना मुहावरे का अर्थ क्या है। क्वेश्चन है 4 नंबर है कि दिल हल्का करना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो दिल हल्का करना मुहावरे का अर्थ राहत महसूस करना। एक लास्ट है 5 नंबर प्रश्न को चलते हैं। अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित में से वाक्य की प्राकृतिक बताइए। यह भी बता चुके, प्रश्नवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, विधिवाचक, ये सारा चीज़ बता चुके। आप योग व्याकरण वाले वीडियो में व्याकरण वाले वीडियो में जाइए और वहाँ से जाके प्लेलिस्ट में जाकर निकाल कर आप यहाँ ये सब चीज़ को जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन ए, क्या पता है ये बर्मा से आई है या कहाँ से आई है, कौन सा है, विधिवाचक। देखिए यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ विधिवाचक नहीं होगा, यहाँ विधिवाचक होगा। बी नंबर में, दिनों का कोई हिसाब नहीं है माजी। दिनों का कोई हिसाब नहीं है, दिनों का कोई हिसाब नहीं, निषेधवाचक हो गया। सी नंबर में, थोड़े करो कि मोती ताड़ों की तरह चमकती है, क्या विधिवाचक है। डी नंबर में, तू ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, तो ऐसा क्यों हो रहा, प्रश्नवाचक है, तो ये होगा प्रश्नवाचक। चलिए आज यहाँ पर इसे हम समाप्त करते हैं। आगे लेसन 9 का वीडियो हम अगले वीडियो में लेकर, अध्याय 9 का वीडियो जो अगले वीडियो में हम लेकर आए। तब तक आप लोग जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल घंटे को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। जय